2022 में अकेले लड़े थे, 2024 में भी अकेले लड़ेंगे, क्या होगा? अभी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जब तैयारी पूरी हो जाएंगी तब सब चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे। लेकिन अब हम पीछे नहीं जाने वाले, क्योंकि अब तो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, हम तो लड़ चुके हैं। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया जाए इसके लिए सभा की थी नागपुर में। बहन मायावती पर लेकिन आपने नहीं बोला कुछ, लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, मैं किसी पे बोलने के लिए नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी को ही कहाँ कुछ कह रहा हूँ। उन्होंने जो अन्याय किया है, जिस तरह से वहाँ जो न्याय की मांग मांगने के लिए कार्यकर्ता गए थे उनको पीटा गया, उनकी बैकबोन को जो है घायल कर दिया गया, उनकी जो टांगे तोड़ दी गई, उनके नाक तोड़ दिए गए। मैंने मुख्यमंत्री से कहाँ कुछ कहा, मुझे उनसे उम्मीद ही नहीं है, ऐसे मुझे इनसे भी उम्मीद नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। देखिए, अभी तो मैं इस समाज को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मरने के लिए, क्योंकि आज इन्हें उस व्यक्ति की जरूरत है जो इनकी लड़ाई सड़क पर लड़ सके, इनके साथ खड़ा हो सके। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में तो दखल रखते ही हैं, लेकिन एक तरीके से अब जो पूरा फोकस है वो नेशनल पॉलिटिक्स पर भी है, खासतौर पर कई सारे जगहों पर आपको मैंने देखा है कि आवाज भी उठा रहे हैं। अभी जो राजस्थान की घटना हुई, जालौर की घटना हुई, उसको लेकर के भी आपने बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। और किस तरीके से आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा माहौल है उसमें आगे की लड़ाई कहाँ आप देखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि क्योंकि हम एक बहुत बड़े संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इस वजह से तो संगठन सभी जगह पे है। तो जहाँ भी कोई घटना होती है वहाँ सक्रिय तो हमारी टीम रहती है। अब आप जालोर प्रकरण की बात करें तो जालोर में हालात जो हैं बड़े भयानक हैं, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में ये छुआछूत, जातिगत भेदभाव बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ अभी भी पानी के घड़े को छूने की आज़ादी नहीं है। घोड़ी पे चढ़ने पे कई सारे मामले वहाँ हुए हैं। अभी जितेंद्र मेघवाल की मूछें रखने पे हत्या हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ सामंतशाही ज़्यादा हावी है, और हमें उम्मीद थी कि चलिए बीजेपी की सरकार में हमने हाथरस देखा, लेकिन यही 2 दिन पहले चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी, जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वहां भी हाथरस ही दोहराएगा। उस बच्चे के पिता को पीटा गया, उसकी माँ को पीटा गया, उसके परिवारजनों को पीटा गया, फिर उसकी डेड बॉडी को जबरन छीन के जो है जलवा दिया गया, डरा धमका के। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और अगर हम अन्याय के खिलाफ चुप रहते हैं तो ये तो उससे बड़ा अन्याय होगा। तो जो राजस्थान में हुआ वो बहुत बुरा है, उसके बाद जो सरकार ने किया वो उससे भी बुरा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस बच्चे की जान कीमत 5 लाख रुपए लगाई। ये एक तमाशा है और ये एक अपमान है पूरे समाज का। इसलिए मैं तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। मैं 18 तारीख को खुद जा रहा हूँ, और जैसे मैंने ये घोषणा की थी तो वहाँ की सरकार भी सक्रिय हो गई है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन मैंने उसके परिवार से बात की है, उसके पिता लड़ने के लिए तैयार हैं, वो न्याय चाहते हैं। अच्छा, पहले भी राजस्थान में ऐसी घटनाएं हुई, आप भी बता ही रहे थे, पहले भी आप गए, उसके बाद जयंत चौधरी भी थे आपके साथ। तो ये जो एक तरीके से जो आपकी यूपी वाली दोस्ती है, उसको क्या आप बाकी राज्यों में भी ले जा रहे हैं, वहां पर भी संघर्ष के लिए उसको वहां पर ले जा करके इकट्ठे लड़ाई लड़ने की कोई तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि जब कहीं अन्याय होगा तो एक से भले दो, एक और 11 होते हैं। पिछली बार जयंत चौधरी और मैं साथ गए, क्योंकि वो भी उस घटना से दुखी थे। उन्होंने मुझसे चर्चा की, उन्होंने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूँ। इस बार भी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग, नए लोग भी 18 तारीख को साथ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जयंत चौधरी का अगर हम बैकग्राउंड वो करते हैं तो उनके जो दादा हैं, जो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, चौधरी चरण सिंह जी, आज जो किसानों पे, मजदूरों पे जमीनें हैं, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी की देन है। तो थोड़ा बहुत अगर ये जो अन्याय चला आ रहा है, राजस्थान में जाट समाज के लोगों ने भी सहा है, वो इस बात को गंभीरता से जानते हैं, इसलिए वो इस लड़ाई को लड़ने मेरे साथ थे। मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई अभी क्योंकि असली आज़ादी तब मिलेगी जब सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, आर्थिक गैर बराबरी खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा, आर्थिक समानता आएगी, तब जाके ये आज़ादी मिलेगी। तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमने 75 साल में देश में तैयार क्या किया है। अगर आज भी इतनी गैर बराबरी है तो भाईचारा बंधुत्व कैसे बनेगा? सिर्फ कहने से नहीं होगा। तो कभी कभी तकलीफ होती है,
हम कल सब लोग आज़ादी के पर्व में शामिल थे, लेकिन इस बात की तकलीफ रहती है हमेशा कि रोज जब सुबह अखबार पढ़ते तो ये अन्याय कहीं ना कहीं हो रहा होता है। और राजस्थान में बड़े पैमाने पर हमें कभी कभी हमें महसूस करते हैं कि जब हम आवाज उठाएंगे तो सरकारें हम पे आरोप लगाएंगी, लेकिन आरोप की परवाह करेंगे तो अपने लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? अगर मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कौन दिलाएगा न्याय? अब तो अच्छी बात यह है कि राजस्थान के खुद के उनकी पार्टी के विधायक इस्तीफे दे रहे हैं, तो यानी कि वो भी इस दर्द को समझ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने धोखा किया जितेंद्र मेघवाल के मामले में। उन्होंने कहा था कि हम उनको सरकारी नौकरी और आवास और प्लस उनको मुआवजा देंगे, तो मुआवजे में दुराया क्यों? जिनको दूसरे लोगों को मिला, कन्हैया के परिवार को, मुझसे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। उनके साथ अन्याय हुआ, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, मैं सहमत हूँ जो सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन फिर यहाँ इस दलित बच्चे के घर के परिवार के साथ अन्याय क्यों? और न्याय मांगने पर लाठियां? तो मैंने कहा कि लाठियां सिर्फ इंद्र कुमार के परिवार के पीठ पे नहीं पड़ी है, ये पूरे दलित समाज की पीठ पे पड़ी है, और हम इसे भूलेंगे नहीं, हम इसका हिसाब करेंगे। अच्छा, 18 तारीख को आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं नए दोस्त कुछ हैं जो कि जाएंगे, कौन कौन से लोग हैं? क्योंकि ये एक लड़ाई जो है वो लंबी लड़ाई है और आगे भी चलती ही रहेगी, तो कौन कौन से दोस्त हैं जो इस बार 18 तारीख में, पिछली बार जयंत चौधरी थे, इस बार कौन कौन जा रहे हैं? वो सब काफी लोग जो हैं जाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो दोस्त हैं जो इस असमानता की लड़ाई में साथ खड़े होकर लड़ना चाहते हैं वो ज्यादा राजस्थान के ही हैं। बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं, और वो सब लोग 18 तारीख में राजस्थान आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई मिलके लड़ी जाए, क्योंकि जिन सरकारों से उम्मीदें करनी थी, और करनी भी चाहिए सरकारों से उम्मीदें, उनसे वार्ता करनी चाहिए, मगर वो विफल हुए, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सुना, वो स्टेटमेंट ही संवेदनहीनता को पार करता है कि ये घटनाएं रोज होती रहती। तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? आप कर क्या रहे हो? जिस प्रदेश में एक आईपीएस लेवल के अधिकारी को बारात निकालने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ती हो, उस प्रदेश में आप समझिए कि जातिगत भेदभाव कितना है। तो इस अन्याय के खिलाफ अगर चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि कमजोरों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए, और इस समाज का बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको ये एहसास ना होने दूं वो अकेले। अच्छा, एक बात, अब चूंकि राजस्थान की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी आपने लगातार इस तरीके के मसले उठाए हैं, दलितों पर अत्याचार को लेकर के और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के। नई सरकार जब से बनी है, क्या आपको लगता है कि स्थिति में कुछ बदलाव है, कम से कम उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में भी अभी और लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? देखिए, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक शोषितों के हाथ में ताकत नहीं आएगी। इस सरकार बनने के बाद भी कई ऐसे मामले देखे कि कभी कभी उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोर्ट की आवश्यकता भी खत्म कर देती है, खुद ही न्याय करने लग जाती है, बुलडोजर चलवा देती, तमाम तरह की चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारे जो संवैधानिक जो एक दृष्टिकोण है, संवैधानिक ढांचा है, वो एक सिस्टम इसलिए बनाया गया है किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन कभी कभी सत्ता का दुरुपयोग होता है। आप देखिए जो नोएडा में हुआ, किस तरह से एक महिला को अपमानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ नहीं बदला है। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत को मजबूत करें, तो अभी हम अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, ज्यादा हल्ला नहीं मचा रहे हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अगर 2027 में लड़ता तो भी सीखता, तो सीखने को मिला, उस सीखने से उसको कमजोरी नहीं, उसको ताकत बना रहे हैं। जो अब देखा है पिछले 5 साल में, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जो चुनाव में सीखा है, उससे सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि सवाल संविधान की रक्षा का है। अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि आगे की लड़ाई अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, 2022 से आपने सीखा भी है। कहीं ना कहीं जब दलित पॉलिटिक्स की बात आती है तो उसमें एक रोल मायावती जी का भी होता है। कहीं लग रहा है क्या कि आगे चंद्रशेखर आज़ाद और बहन मायावती दोनों साथ भी दिख सकती हैं, ऐसा कुछ संभावना बढ़ रहा है? क्योंकि ये दलितों की लड़ाई है और उसमें वो भी कहती हैं कि वो साथ में होना चाहती हैं, दलितों के साथ खड़ी रहती हैं, तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तो मैं इस समाज को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मरने के लिए, क्योंकि आज इन्हें उस व्यक्ति की जरूरत है जो इनकी लड़ाई सड़क पर लड़ सके, इनके साथ खड़ा हो सके। जब सत्ता और न्यायपालिका से दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर सड़क का संघर्ष शुरू होता है। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। भविष्य में क्या होगा ये मुझे और आपको किसी को नहीं पता है। बस हमारा प्रयास है कि ये समाज अपने आप को ठगा हुआ और अकेला महसूस ना करे, क्योंकि आज जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। और सरकारों का चरित्र मैंने देखा, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे
यूपी का मामला या राजस्थान का, कि जब वो गरीब को लूटने पे लगी है। आज देखिए देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, कहाँ चर्चा हो रही है? तिरंगा की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर बताएं कि ये जो लोग के भूखे पेट हैं इनका क्या होगा। हमारे यहाँ तो यूपी में 20-20 रुपए में तिरंगा बेचा गया, जिनके पर खाने के लिए पैसे नहीं उनको तिरंगा बेचा गया। ये तिरंगे का सम्मान हमारे दिल में है। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया जाए इसके लिए सभा की थी नागपुर में। तो हमारा प्रयास है कि देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, और देशभक्ति उन सब लोगों के लिए होनी चाहिए जो लोग भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और जातिगत भेदभाव से लड़ रहे हैं। मुझे दुख है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस निर्मम हत्या पे एक शब्द नहीं कहा। मुझे उम्मीद थी कि वो 15 अगस्त को इस पर जरूर बोलेंगे और वहाँ की सरकार को हिदायत देंगे, लेकिन अफसोस कि हम प्रधानमंत्री की निगाह में नहीं आ पाए। आज भी हम लोग जानवर से बुरी जिंदगी इस देश में जी रहे हैं। तो हम अपनी जिंदगी को संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये आवाज उठती रहेगी, अन्याय के खिलाफ ये आवाज दबेगी नहीं। बहन मायावती पर लेकिन आपने नहीं बोला कुछ, लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, मैं किसी पे बोलने के लिए नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी को ही कहाँ कुछ कह रहा हूँ। उन्होंने जो अन्याय किया है, जिस तरह से वहाँ जो न्याय की मांग मांगने के लिए कार्यकर्ता गए थे उनको पीटा गया, उनकी बैकबोन को जो है घायल कर दिया गया, उनकी जो टांगे तोड़ दी गई, उनके नाक तोड़ दिए गए। मैंने मुख्यमंत्री से कहाँ कुछ कहा, मुझे उनसे उम्मीद ही नहीं है। ऐसे मुझे इनसे भी उम्मीद नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा, जो संवैधानिक ड्यूटी भी है मेरी, तो फिर कौन करेगा। तो मैं अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कहीं कि सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पैदा हों, लेकिन वो पड़ोसी के हैं, क्योंकि उनको शहादत भी देनी है। मैं आप संघर्ष के लिए तैयार हूँ। बाकी लोग जिन्होंने संघर्ष किया और जो करना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूँगा। मैं समाज को, पूरे बहुजन समाज को निराश नहीं करूँगा, लड़ता रहूँगा। बस उम्मीद करूँगा कि जिस दिन ये जाग जाएगा उस दिन ये अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि ऐसा समाज बने जिसमें सब लोग स्वतंत्र हो और ये अन्याय किसी के साथ ना, किसी माँ की कोख सुनी ना हो, कोई बाप जो है ना अपने 9 साल के बच्चे को ना खोए और फिर इतने अन्याय के बाद उसको पीटा ना जाए। ये सरकारों की जो संवेदनहीनता है, ये समाज के लिए खतरनाक है। जिस दिन ये समाज खड़ा हो जाएगा उम्मीद छोड़ के, तो शायद ये सरकारें संभाल नहीं पाएंगी। किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। आज राजस्थान में हालात ऐसे ही। अच्छा, 2022 के बाद 2024 है, 27 तो आप आगे है। 2024 के लिए क्या तैयारी, क्योंकि जयंत और आप एक साथ दिखे हैं, लेकिन आपके जो इक्वेशंस हैं वो अखिलेश के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कहाँ दिख रहा है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि सत्ता की लड़ाई भी तो जरूरी है संघर्ष में न्याय दिलाने के लिए। हाँ, सत्ता के लिए ही समाज को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिना सत्ता के, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि शासक वर्ग पे अन्याय अत्याचार नहीं होते, उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती, उनके घर नहीं जलाए जाते। तो जितना जल्दी ये समाज अपनी वोट की वैल्यू को समझ जाए और धर्म की, नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकल के अपने मुद्दों की राजनीति पे खड़ा हो जाए और अपने लिए संघर्ष करने वाले को वोट देना लग जाए, तो मुझे लगता है कि इनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि हमें बताया गया कि पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके पास होती है, उस समाज को किसी के हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मेरा प्रयास है कि कैडर के जरिए ये बात आम बहुजन तक पहुंचाया जाए कि अब वो उठ खड़ा हो इस गुलामी के खिलाफ और इस अन्याय से मुक्ति के लिए संघर्ष करे, क्योंकि बिना खुद के बाहर निकले कुछ नहीं होगा। 2022 में अकेले लड़े थे, 2024 में भी अकेले लड़ेंगे, क्या होगा? अभी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जब तैयारी पूरी हो जाएंगी तब सब चीजें आप लोग के सामने रखेंगे। लेकिन अब हम पीछे नहीं जाने वाले, क्योंकि अब तो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, अब तो लड़ चुके हैं। अब तो जब तक संघर्ष जारी रहेगा, ये आंदोलन और लड़ाई भी जारी रहेगी। जयंत साथ तो रहेंगे ना, अब जयंत तो आपके साथ खड़े हो गए हैं, तो वेस्टर्न यूपी में एक तरीके से तो हम मान लेना चंद्रशेखर और जयंत चौधरी एक साथ। इस अन्याय के खिलाफ सब लोग साथ हैं। उम्मीद है कि ये लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए। चुनावी समीकरण में, चुनावी अगर तालमेल हुआ वहां पर भी साथ है। जो कुछ भी होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई की अहमियत को समझा, और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी मुझे लगता है और साथी भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये अन्याय खत्म होना चाहिए। अगर कोई आदमी इस अन्याय के साथ ही जीता रहेगा तो मुझे लगता है कि समानता नहीं आएगी। तो मजबूर ना किया जाए,
और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को भी जो ये समझते हैं कि ये अन्याय खत्म हो और हमारा देश मजबूत बने, एकजुट हो। पूरे 5 साल हिंदू हिंदू करने वाले लोग नहीं बोल पा रहे, मुझे दुख है, क्योंकि उनके चुनाव हिंदू के साथ अब अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले भी उनके अपने लोग हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। यही अगर इसी दलितों पे अगर कहीं माइनॉरिटी के लोगों ने हमला किया होता तो शायद आज इस देश में सब जगह कैंडल मार्च हो रहा होता और उस परिवार की आवाज उठाने वाले बहुत लोग होते। लेकिन बुरा ये है कि आज भी उनके अपने लोग इस आवाज को उठा रहे हैं। तो जो लोग जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, आवाज को और मजबूत किया, उनका भी धन्यवाद कि कुछ लोग जागे तो सही, बाकी बहुत लोग तो अभी भी सो रहे हैं। जागेंगे और हम जगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रणनीति भी बना रहे हैं, कह रहे हैं 2022 एक स्टेप था, एक कदम आगे बढ़ाया है, तो कदम वापस पीछे खींचने का सवाल नहीं है। इस बीच में लगातार जो दलितों के प्रति लगातार हिंसा हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज बनते रहेंगे, ऐसा कहना है चंद्रशेखर आजाद का। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, यूपी तक।